ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं फिर जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको इन टोटो फॉलो करना है, डेली रिवाइज करना है। जो फ्रेश पढ़ना है आज के क्लास के लिए उसको पढ़ के आना है और कल वाले क्लास वाले को भी रिवाइज करना है। और 15-20 मिनट्स 25 मिनट्स जितना आपको उचित लगता है उतना आपको सोचने पर देना है। सप्ताह में 1-2 दिन अगर कुछ लाइक माइंडेड पीपल के साथ डिस्कशन भी हो जाए तो सोने में सुहागा है। और क्वेश्चन राइटिंग लिखने की कोशिश करनी है। तो पहले हम यह जानना चाहते हैं, कल आपको हमने कोई असाइनमेंट दिया होगा और जो असाइनमेंट दिया गया है उस पर क्या अमल हुआ है कि नहीं, यह मुझे जानना है। उस काम को आपने किया हुआ है या नहीं। अब कल कोई ना कोई क्वेश्चन तो मैंने जरूर डाला होगा। मिस्टर अंकुर, इज देयर एनी क्वेश्चन, आस्क देम। हाँ, है ना। ये क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का महत्व केवल फ्रांस के लिए नहीं अपितु संपूर्ण यूरोप एवं विश्व के लिए भी रहा है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। अंकुर, मेरे स्टूडेंट से पूछो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए या नहीं कर पाए। आप इस क्वेश्चन का उत्तर कर पाए या नहीं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं मिला था। कल क्वेश्चन नहीं दिया था मैंने। इस क्वेश्चन को ले लीजिए, फिर आज लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फ्रांस की क्रांति का महत्व केवल फ्रांस के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण यूरोप एवं विश्व के लिए भी रहा है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। फ्रांस की क्रांति का महत्व केवल फ्रांस के लिए नहीं अपितु संपूर्ण यूरोप एवं विश्व के लिए भी रहा है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। कह रहे हैं कि ये आप करा चुके ये करा चुके हैं। ओ, और नीचे यही तो कल मैंने दिया था। इसके नीचे नहीं, इसके नीचे कोई क्वेश्चन नहीं। नो नो, यही क्वेश्चन दिया था, मुझे याद है। आप लोगों ने लगता है मिस कर दिया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फ्रांस की क्रांति का महत्व जो मैंने कल आपको बताया है, जो आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं रखी है, बस वही उत्तर इसका भी निकल कर आएगा जो आपने आधुनिक विश्व की आधारशिला में लिखे। अब देखिए, अब मैंने जैसे आपको बताया अभी तक हम लोगों ने कितनी चीजें कर ली उसको देखिए। वैसे आप खंड 2 को सभी को आपस में जोड़ कर करना है। प्रबोधन से शुरू करना है, अमेरिकी क्रांति को लिंक करना है, अमेरिकी क्रांति, उसके बाद फ्रांस की क्रांति जो अखिल यूरोपीय क्रांति होगी और यूरोप से बाहर भी अपना प्रभाव छोड़ेगी। उसके बाद तब फिर टर्न आता है फ्रांस की क्रांति के बाद, वाटरलू के बैटल के बाद 1815 के बाद यूरोप, तो कैसे वियना कांग्रेस का आयोजन होगा। उसके सामने 3 बड़ी चुनौतियां होगी। एक होगा यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण, दूसरा फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न विचारों को दबाना यानी उदारवाद और राष्ट्रवाद को, और तीसरा होगा यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना। उस तीनों के लिए उसने प्रबंध किया और फिर कांग्रेस, और फिर उसने वियना व्यवस्था के संरक्षक के रूप में कंसर्ट ऑफ यूरोप की स्थापना की, ताकि कोई परिवर्तन ना हो पाए, लेकिन फिर भी परिवर्तन की शक्ति के रूप में उदारवाद और राष्ट्रवाद वैचारिक स्तर पर और भौतिक स्तर पर औद्योगिक क्रांति ने उसे चुनौती दी। अब इसी क्रम में शायद आपको आगे मिले, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी क्रम में मैं आपको एक घटना बताना चाहूंगा। वो घटना होगी जिसको आप कहोगे जस्ट एक परिवर्तन की शक्ति के रूप में घटना काम करेगा, क्रीमिया का युद्ध। वो क्रीमिया के युद्ध पर थोड़ा सा हमको प्रकाश डालने दीजिए, क्योंकि क्रीमिया का युद्ध समझना आपके लिए आवश्यक है। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए जैसे ऑटोमन एम्पायर है। तो हम पीछे आपको एक मानचित्र पर लाते हैं। अब ये रूस है,
ये ऑटोमन एम्पायर है, इधर और लाता हूं रूस ऑटोमन एम्पायर में एक मानचित्र पर आपको लाता हूं। ये घटना अलग है, मैं अलग घटना आपको बता देता हूं। जैसे इसको आप ऐसे समझें और पीछे ले चलता हूं आपको, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। एक काम इसी पर बता देता हूं। देखिए, एक क्रीमिया का युद्ध आपको बताता हूं। क्रीमिया का युद्ध था क्या? देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, यह है ऑटोमन एम्पायर, ओके, यह है काला सागर, और काला सागर के उस पार है रूस। काला सागर से यही है सटा हुआ क्रीमिया। रूस के इधर है पोलैंड, और पोलैंड से पहले है इधर जर्मनी। जर्मनी ऐसे भी है, रूस के बॉर्डर पर भी है, और इधर है फ्रांस, और ये फ्रांस है, और ये है इंग्लिश चैनल है, और इसके बाद ये है ब्रिटेन। यही सिचुएशन। घटना कुछ ऐसे हुई कि जब आप पश्चिम एशिया में जाओगे तो एक जगह है जेरूशलम। तो जेरूशलम में हालांकि वो 3 धार्मिक स्थलों का जो 3 धर्म है, उन तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है जेरूशलम। वही जेरूशलम आपको याद है बेथेलम, वहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, मैंने आपको बताया था। वो ईसाई धर्म का भी पवित्र स्थल है, इस्लाम का भी पवित्र स्थल है, और यहूदी धर्म का भी पवित्र स्थल है। वहां पर जो यहाँ पर यहूदी धर्म वाली समस्या वहां नहीं है, और ना ही इस्लाम की समस्या वहां आई है। समस्या आ गई है ईसाई धर्म के अंतर्गत। ईसाई धर्म में 2 तरह के चर्च थे। रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट तो अलग है, वो तो रोमन कैथोलिक से ही टूट के प्रोटेस्टेंट बना है। लेकिन 1000 ईस्वी से ही 2 भाग में चर्च बटे हुए थे वहां, और वह चर्च माने 11वीं सदी से एक कहलाता था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, और दूसरा कहलाता था रोमन कैथोलिक चर्च। ये पहला विभाजन यही था। जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था उसका मुखिया अपने आप को रूस मानता था, और रोमन कैथोलिक चर्च का मुखिया पहले पवित्र रोमन साम्राज्य और पवित्र रोमन सम्राट था, लेकिन पवित्र रोमन सम्राट का पतन हो चुका था, तो अब रोमन कैथोलिक चर्च का मुखिया अपने आप को फ्रांस मानने लगा। तो जेरूशलम में, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बहुत आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। सोशल साइंस पढ़ने का मजा है कि आप अगर उसको एंजॉय करके पढ़ते हो तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, आपको सारी घटनाएं खुद याद आ जाएगी। और ये घटना से हमको कोई लेना देना नहीं है, घटना तो आपके केवल दिलचस्पी के लिए बता रहा हूं। मुझे इसके युद्ध के परिणाम के बारे में लेना देना है, जिसको क्रीमिया का युद्ध कहते हो। ये क्रीमिया का युद्ध एक ऐसा लैंडमार्क है जिसको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो क्या हुआ, ऐसा घटना कुछ इस तरह की हुई कि जेरूशलम में 2 प्रकार के भिक्षु थे। एक तरफ रोमन कैथोलिक चर्च के भिक्षुक रोमन भिक्षुक थे, तो दूसरी तरफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के भिक्षुक ग्रीक भिक्षु थे। तो दोनों के बीच जेरूशलम में तकरार हो गई, दोनों के बीच लड़ाई हो गई। तो जो दोनों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में रूस ने अपने जो ग्रीक यानी यूनानी भिक्षु है, जो कि ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुखिया था, तो उसके पक्ष में रूस ने हस्तक्षेप कर दिया। और चूंकि वह जेरूशलम का क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत था, तो रूस ने ऑटोमन साम्राज्य को आदेशात्मक स्वर में बोला कि आप यूनानी भिक्षुकों के हितों की रक्षा करें। अब देखिए, अब आ जाइए, आपको मैं लुई नेपोलियन तृतीय की याद दिला दूं। लुई नेपोलियन तृतीय की याद दिला दूं, आपको याद है? ओके, लुई नेपोलियन तृतीय। अंकुर पूछो मेरे स्टूडेंट से, लुई नेपोलियन तृतीय कितने लोगों को याद है? मैं स्टूडेंट कम से कम मिस्टर अंकुर को हिंट करिए, वही ब्रिज हैं, वही अभी संजय की भूमिका निभा रहे हैं।
मैं उनके थ्रू आप लोगों के उत्तर को जानता हूं और मैं क्लास को कम्युनिकेटिव बनाना चाहता हूं कि आप लोगों का एक्टिव सपोर्ट और पार्टिसिपेशन हो। हाँ ना में उत्तर दीजिए, जल्दी, शीघ्रता करिए। यस सर, याद है, नेपोलियन का भतीजा। यस, गुड, नेपोलियन का भतीजा। तो 1848 की क्रांति के बाद 1852 में अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था, याद होगा, लुई नेपोलियन तृतीय। तो जब लुई नेपोलियन तृतीय ने अपने आप को सम्राट घोषित किया था तो फ्रांस की जनता ने फिर भी उसको मतलब हीरो की तरह स्वागत किया। तो इतना बड़ा कंसेशन फ्रांस की जनता ने क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि उसको लगता था कि नेपोलियन बोनापार्ट के पुराने पराक्रम को फ्रांस को पुराने गौरव की तरफ ले जाएगा। तो लुई नेपोलियन तृतीय को लगता था कि अगर हम विदेश नीति में थोड़ा भी कमजोर रहेंगे तो फ्रांस की जनता हमको माफ नहीं करेगी। तो उसने जानबूझ के, जिस समय रूस ने यूनानी भिक्षुओं के हित की बात की तो लुई नेपोलियन तृतीय के लिए प्रतिष्ठा की बात हो गई। उसने भी ऑटोमन साम्राज्य को कहा कि नहीं, आप रोमन भिक्षुकों के हितों की रक्षा करिए। अब ऑटोमन साम्राज्य बीच में सैंडविच्ड होने लगा, इधर से रूस का दबाव, उधर से फ्रांस का दबाव। ब्रिटेन को तो आप जानती हो कि ब्रिटेन अधिकतर वह अपने सामुद्रिक साम्राज्य में खोया रहता था, सामुद्रिक साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए। लेकिन जब भी यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ जाता था तो वह यूरोप में फिर एक बार यूरोपीय राजनीति की तरफ लौटता था और शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न करता था। ओके, तो वही हुआ। ब्रिटेन जिस तरह से रूस की ज्यादती यूरोप में बढ़ती जा रही थी, बाल्कन क्षेत्र में उसका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, ऑटोमन साम्राज्य के भूभाग को दबाने की उसकी जो चेष्टा थी वो ब्रिटेन को रूस शक्ति संतुलन के लिए खतरा नजर आ रहा था। बस तुरंत ब्रिटेन वहां से आकर फ्रांस के साथ मिल गया और लुई नेपोलियन ब्रिटेन ने चुना कि अभी यूरोप का मुखिया लुई नेपोलियन तृतीय को बनाने में फायदा है। तुरंत वह लुई नेपोलियन तृतीय के साथ खड़ा हो गया, कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और रूस को मजा चखाना है। और तब दोनों ने मिलकर ऑटोमन सम्राट को कहा, जो ऑटोमन इंपेरर था, जो ऑटोमन जो खलीफा था, वही उसका शासक था, ऑटोमन शासक को कहा कि आप रूस के प्रस्ताव को ठुकरा दीजिए। रूस गुस्सा खाकर आप पर आक्रामक नीति अपनाएगा तो हम लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वही हुआ। ये युद्ध जिसको क्रीमिया का युद्ध कहते हो वो 1854 से 56 के बीच चला। इसका नाम है क्रीमिया का युद्ध, आप याद रखिएगा। तो इसमें यही हुआ कि ब्रिटेन फ्रांस ऑटोमन साम्राज्य के साथ खड़ा हो गया और यूरोप में यथार्थवाद का सूचक भी युद्ध माना जाता है। क्यों पता है? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों ईसाई शक्ति थी। ऑटोमन साम्राज्य मुस्लिम शक्ति थी और रूस भी ईसाई शक्ति थी। तो दो ईसाई शक्तियां एक तीसरी ईसाई शक्ति के विरुद्ध एक मुस्लिम शक्ति की सहायता कर रहा था और इस प्रकार से क्रीमिया के 2 वर्षों तक चला। अंत में रूस पराजित हो गया और उसे पेरिस की संधि, अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी 1856 में और उसके बाल्कन क्षेत्र पर अपनी महत्वाकांक्षा पर तत्काल नियंत्रण लगाना पड़ा। अब देखिए, इस क्रीमिया का युद्ध का यूरोप में होने वाले परिवर्तन से बहुत बड़ा ताल्लुकात है। क्योंकि आप याद करिए, जब वियना कांग्रेस बना था तो वियना कांग्रेस में परिवर्तन विरोधी 2 प्रमुख शक्तियां थी, रूस और ऑस्ट्रिया। ये दोनों को रहते हुए वियना व्यवस्था के यही दोनों बड़े रक्षक थे। ब्रिटेन और फ्रांस उनकी उस कठोर नीति को स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वियना व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। मतलब ब्रिटेन और फ्रांस उनका सीधा विरोध भी नहीं करते। अब क्या हुआ कि रूस पराजित होकर यूरोप की राजनीति की मुख्य धारा से हट गया और उधर रूस जिस समय मुख्य धारा से हट गया, दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया अकेला पड़ गया और ऊपर से ऑस्ट्रिया ने एक गलती की। मैं आपको आगे बताऊंगा कि पीडमोंट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री काउंट काबूर ने 15,000 की सेना ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता के लिए भेजी थी, जबकि उसने मांगी नहीं थी, बल्कि उसने अपने आप को जानबूझ के ब्रिटेन और फ्रांस के साथ खड़ा किया। उसको राजनीतिक फायदा था उसमें।
ऑस्ट्रिया को रूस, क्योंकि 1848 में जब विद्रोह हुआ था तो उस ऑस्ट्रिया में भी तो मेटरनिक के बारे में मैंने 1848 की क्रांति में शायद बताना भूल गया था। मेरी बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ, मैं इसको अभी रिपीट करता हूं। 1848 की जो यूरोपीय क्रांतियां हुई थी उसमें ऑस्ट्रिया में वियना में भी मतलब जो मजदूर हैं और जो किसान हैं वो सड़कों पर उतर गए थे, और माने वो शिल्पी, कारीगर और किसान, और उन्होंने वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी घेरा डाला था। मैं आपको बताऊं तो मैं आपको यह भी बताऊं कि वो उन्होंने घेरा डाला था, लेकिन जब मेटरनिक उसको कंट्रोल नहीं कर पाया था, 1848 की क्रांति का प्रभाव ऑस्ट्रियाई साम्राज्य पर भी देखा गया, तो मेटरनिक अपना देश छोड़कर भाग गया था और मेटरनिक ने ब्रिटेन में शरण ले ली थी। तो मेटरनिक ने ब्रिटेन में शरण ले ली, और मेटरनिक का एक प्रसिद्ध कोटेशन आता है, आप लोग मेंटली अलर्ट होकर सुनना। मेटरनिक कहा करता था कि या तो मैं समय से पहले पैदा हुआ या समय के बाद पैदा हुआ। अगर मैं समय से अगर और पहले पैदा हुआ होता तो मैं पुरानी व्यवस्था को इतनी मजबूत बना दिया होता, इसे कोई आज तोड़ नहीं पाता पुरानी व्यवस्था को। और अगर मैं समय के थोड़ा बाद पैदा होता तो नई व्यवस्था के साथ अपने आप को जोड़ पाता। लेकिन अब मैं उस समय के दोराहे पर खड़ा हूं जहां न मैं पुरानी व्यवस्था को मजबूत बना पा रहा हूं, न पुरानी व्यवस्था से अपने आप को जोड़ पा रहा हूं, और न नई व्यवस्था को स्वीकार कर पा रहा हूं। तो यह था मेटरनिक का हाल। समय की धारा के विपरीत चलने का प्रयास किया, विफल हो गया। अब देखिए, तब तक हम थोड़ा सा आपको 1848 की क्रांति के महत्व पर भी हमें चर्चा करनी थी, और शायद वो चर्चा मेरी चर्चा अधूरी रह गई थी, और तब मैं आपको क्रीमिया का युद्ध समझाने लगा। और वैसे आप लोग जितने कॉन्शियस हो और समझदार हो, तो प्राय आप मुझे, अगर मैं ऐसा मिस करने लगता था तो आप हमें याद दिला देते थे। आज आप लोगों में से भी किसी ने याद नहीं दिलाई। तो लेकिन चलिए, मैं इसको फिनिश करके उसके बचे हुए अंश कुछ मुझे डिस्कस करना है, उसको डिस्कस करूंगा, और तब इटली और जर्मनी के एकीकरण की तरफ बढ़ूंगा। तो मैंने आपको यहां पर यह बताया कि क्रीमिया के युद्ध में नॉर्मली ऑस्ट्रिया को चाहिए था कि वो रूस का साथ देता, क्योंकि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, आपने पढ़ा होगा एक मुहावरा, चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों के हित परस्पर मिलते थे, तो दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, वहां पर बड़ी गलत बात हुई। एक तरफ आप गौर करके देखोगे कि ऑस्ट्रिया सिर्फ यही नहीं कि रूस को सहायता नहीं की, बल्कि उस संकट की घड़ी में भी ऑस्ट्रिया रूस का साथ नहीं दिया, वो तो नहीं ही दिया, ऊपर से ऑस्ट्रिया ने रूस, जबकि 1848 की क्रांति में एक बात बताऊं कि जब ऑस्ट्रिया का शासक अपने बल पर दबाने में असमर्थ था, तो 1849 में रूस ने अपनी सेना भेजी थी, और रूस की सेना की बदौलत तब ऑस्ट्रिया के सम्राट ने उस क्रांति को दबाया था। तो ये बात तय हो गई थी कि ऑस्ट्रिया और रूस, ये दोनों जब तक हैं तब तक यूरोप में बदलाव नहीं होने देंगे। लेकिन माय स्टूडेंट्स, अब आप ही जानो, रूस हार के मुख्य धारा से हट गया। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि उस समय, व्हाट इज द टेम्परेचर मिस्टर अंकुर? 25 कर दो। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, व्हिच आई हैव टू इन्फॉर्म यू, कि जब इन दोनों के बीच आपस में जब मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में जब ब्रिटेन फ्रांस के साथ जब रूस का युद्ध चल रहा था, तो ऑस्ट्रिया ने उल्टा रूस के अगेंस्ट में बयान दे दिया। रूस इससे बहुत आहत हुआ, सोचा कि भाई कैसा मित्र है, मतलब ये उसको दगाबाज मित्र रूस समझने लगा ऑस्ट्रिया को। तो दोनों के बीच उल्टी दरार पड़ गई। अब देखिए, क्रीमिया का युद्ध यूरोप में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। पता है आपको, इटली के एकीकरण के बारे में कहा जाता है कि क्रीमिया की कीचड़ से संयुक्त इटली का निर्माण हुआ। क्रीमिया की कीचड़ से संयुक्त इटली का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि रूस तो पिटने के बाद इस युद्ध में साइडलाइन हो गया।
अब ऑस्ट्रिया अकेला बच गया, रूस से उसे कोई सहायता नहीं मिलनी थी। अब अपनी बल पर ऑस्ट्रिया यूरोप की पुरानी व्यवस्था की रक्षा नहीं कर सकता, और ब्रिटेन और फ्रांस तो पहले ही पुरानी व्यवस्था का समर्थक नहीं है। तो अब रूस वहां से अलग, अब ऑस्ट्रिया को के ऊपर अकेला अधिभार पड़ गया पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जो वो नहीं कर सका। और अंत में परिवर्तन हुआ, इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। इसका डर था वही हुआ। यहां तक समझ गए। अब मैं 1848 की क्रांति पर आपको क्या बता रहा था, थोड़ा मुझे आप याद देने दीजिए। क्रीमिया का युद्ध यही है, ये जो मैंने बताया, यही क्रीमिया है। ये फ्रांस है, रशियन एम्पायर है, ये ऑटोमन एम्पायर, ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, यही थी। ऑटोमन एम्पायर की सहायता की, और यही क्रीमिया है, आपको दिख रहा है। ये तो मैं समझा चुका था आपको, ये हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि ये मैं समझा चुका था। जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए, जो 1848 की क्रांति है उसमें तत्काल तो बदलाव नहीं हुए, लेकिन भविष्य में बदलाव का रास्ता तैयार हो गया। और मैं आपको बताऊं कि 1848 की क्रांति से इटली और जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने भी सबक सीखा। इटली और जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने क्या सबक सीखा? तो इटली और जर्मनी के राष्ट्रवादियों ने यह सबक सीखा कि उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने सोचा था कि हम संसदीय राजनीति के माध्यम से परिवर्तन ला दें, लेकिन संसदीय राजनीति के माध्यम से वो परिवर्तन नहीं ला सके। अंत में उन्हें ऐसा लगा कि हमें राजतंत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। अब देखो, मध्य वर्ग चाहता था पहले कि हम राजनीति के माध्यम से, पार्लियामेंट्री संस्था के माध्यम से, प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के माध्यम से हम परिवर्तन ला दें, हम एकीकरण ला दें, परंतु एकीकरण के लक्ष्य में वो सफल नहीं रहे। तो अब वो नेतृत्व के लिए किसे देखने लगे? तो राजतंत्र और सैन्यवाद की ओर देखने लगे। वे एकीकरण के लिए राजतंत्र और सैन्यवाद की तरफ देखने लगे। They were looking towards monarchy and militarism। तो जो राजतंत्र और सैन्यवाद की ओर देखने लगे, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अब वह जनता की राजनीति में विश्वास नहीं करते। अब वो चाहते हैं लोहे को ही लोहा काटता है, एक राजतंत्र से ही दूसरे राजतंत्र को पिटवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो पहले उनकी जनता के माध्यम से एकीकरण की का जो आकांक्षा थी, वो एकीकरण की आकांक्षा जनता के माध्यम से तो टूट गई, आप समझ सकते हो। और मध्य वर्ग ऐसा क्यों कर रहा था? अगर मध्य वर्ग बिल्कुल ही, आप कह सकते हो कि अगर आक्रामक या व्यापक जन आंदोलन लाता, तो मध्य वर्ग व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से यह परिवर्तन ला सकता था। मध्य वर्ग व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से यह परिवर्तन ला सकता था, लेकिन मध्य वर्ग वह व्यापक जन आंदोलन को लाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि मध्य वर्ग इस बात को जानता था कि जो व्यापक जन आंदोलन है, वह जन आंदोलन कहीं ना कहीं विफल सिद्ध होगा, क्योंकि जो व्यापक जन आंदोलन है वो हमें कमजोर कर देगा, निम्न वर्ग को ताकतवर बना देगा। सत्ता मध्य वर्ग के हाथों से खिसक कर निम्न वर्ग के हाथों में चली जाएगी। इसलिए उसने जनता का सहारा यानी निम्न वर्ग का के सहयोग से एकीकरण न लाकर उसने सोचा कि चलो हम राजतंत्र के सहयोग से ही एकीकरण लाते हैं, और एक राजतंत्र के माध्यम से दूसरे राजतंत्र के रास्ते को काटा जा सकता है। So in this way you are just going to observe it। तो मेरे विचार से ये आप समझ गए। कल मैं समझा चुका था, आप लोगों ने सही कहा कि कोई छूटा नहीं था, पीछे हो चुका था। अब हम आपको लाते हैं इसके ऊपर। देखिए,
अब हम लोग चलेंगे राष्ट्रवाद के प्रभाव के ऊपर। देखो, राष्ट्रवाद का यूरोप पर प्रभाव। अब राष्ट्रवाद का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, एक तरह का प्रभाव होगा पश्चिमी यूरोप पश्चिमी यूरोप राजा के राष्ट्रवाद का क्रमिक रूप में जनता के राष्ट्रवाद के रूप में संक्रमण। राजा के राष्ट्रवाद का क्रमिक रूप में जनता के राष्ट्रवाद के रूप में संक्रमण। अब जनता के राष्ट्रवाद के रूप में संक्रमण क्यों? तो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो थोड़ा ज्यादा प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने प्रबोधन को भी थोड़ा स्वीकार किया, मध्य वर्ग को शक्ति दी। देखो, राष्ट्र बनने के लिए क्या चाहिए? जैसे नागरिक का, जैसे पहले का जो राजा का राष्ट्रवाद था वो तो आउटडेटेड हो गया, क्योंकि राजा अपने आप को राष्ट्र का प्रतीक मानता था। अच्छा हाँ, मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछना भूल गया, क्रीमिया का युद्ध का प्रभाव आप लोग समझ गए या एनी कंफ्यूजन? सो वो मैं पूछना भूल गया, और मैं बिना आप लोगों से अनुमति लिए आगे नहीं बढ़ता हूं। तो थोड़ा सा आप लोग पीछे हमें क्रीमिया के युद्ध में जो मैंने अभी समझाया है वो आपको क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ ना में जल्दी जवाब दीजिए। प्लीज बी फास्ट। मैक्सिमम यस, नो भी है। नो क्यों है? नो वाले सामने तो आइए पहले। इसमें देखिए, आप कुछ भी क्रीमिया के युद्ध में घटना को गोली मारिए, घटना से में कोई लेना देना नहीं। नो वाले सुनिए फिर मेरी बात को। आपको इतनी तो समझ में आ ही गया कि रूस ने ऑटोमन साम्राज्य को दबाना चाहा, बस इतना ही जान लो। तो ब्रिटेन और फ्रांस ऑटोमन साम्राज्य के पक्ष में खड़ा हो गया, क्योंकि ब्रिटेन यूरोप में शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करना चाहता था। समझ रहे हो? क्योंकि ब्रिटेन के, अब कहोगे ब्रिटेन शक्ति संतुलन को क्यों पुनर्स्थापित करना चाहता था, तब तो मेरे लिए बड़ा दुखद बात हो जाएगी, क्योंकि मैं शुरू से ही ब्रिटेन का मोटिव आपको बता चुका हूं कि जब पत्ते भी खड़कते थे तो ब्रिटेन को लगता था कि शक्ति संतुलन बिगड़ गया। देखो, मेरे स्टूडेंट्स को स्मार्ट होना पड़ता है और आप लोग हो चुके हो, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे पढ़ाने में विश्वास नहीं करता कि मेरे स्टूडेंट्स को समझ में ना आए या कुछ, क्योंकि आप लोगों की, मेरे लिए टीचिंग का मतलब है आप लोगों की सफलता मिले, आप लोग एक सोचने वाला प्राणी बनो, आप सफल हो। तो वो तभी संभव होगा जब आप लोग मेरे साथ थोड़ा कोऑर्डिनेट करो, और कहीं दिक्कत है पूछो, मैं कभी मना नहीं करता, आप जानते ही हो, लेकिन समझना मांगता है ये चीज। तो ब्रिटेन को क्यों शक्ति संतुलन प्यारा था? आप तो जानते हो, लगता था यूरोप में कोई ताकतवर बन जाएगा तो समुद्र में हमें खदे रहेगा, तो जब शक्ति संतुलन बिगड़ता था दौड़ता वो आता था शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए। तो रूस उसको शक्ति संतुलन पे खतरा नजर आ रहा था, तो उसने फ्रांस की पीठ थपथपाई लुई नेपोलियन की चढ़ बेटा सूली पर, और उसको लेकर शक्ति संतुलन अपना स्थापित कर लिया। स्थापित करके यूरोप की चाबी एक तरह से लुई नेपोलियन तृतीय के हाथ में छोड़ दी, क्योंकि ब्रिटेन के पास तो उतना टाइम होता नहीं था। जब शक्ति संतुलन जब स्थापित हो जाता था फिर वो चला गया सामुद्रिक व्यापार की तरफ। अब यूरोप का बॉस है लुई नेपोलियन तृतीय। 1856 से लेकर 1870 तक
यूरोप में बिना उसके अनुमोदन के पत्ता तक नहीं हिलता था। अब आगे देखो इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे होगा, क्योंकि लुई नेपोलियन तृतीय की सहमति के बिना यूरोप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्रीमिया के युद्ध के बाद वो सबसे ताकतवर हस्ती बन गया यूरोप का, और ब्रिटेन की सहमति उसके साथ ही ब्रिटेन तो अपने व्यापार में ही लिप्त था। तो इतना तो आप जान ही गए होंगे कि क्रीमिया के युद्ध का परिणाम यह कि रूस हार गया, और पहले रूस और ऑस्ट्रिया ये दो पुराने अनुदारवादी साम्राज्य थे जो वियना व्यवस्था को बचा कर रखने के संकल्पित थे। अभी मैंने एक चीज आप लोगों को नहीं बताई है, आगे बताऊंगा कि ब्रिटेन और रूस इतने कंजर्वेटिव क्यों थे, इतनी अनुदारवादी क्यों थे, वो परिवर्तन का क्यों विरोध करते थे। इसके पीछे भी वजह है। उस वजह को जानने के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुझे डर है थोड़ी ज्यादा प्रतीक्षा न करनी पड़ जाए, लेकिन मैं बताऊंगा और समझाऊंगा अवश्य। और जब मेरा खंड 2 समाप्त होगा मैं स्टूडेंट, तो समझ लो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप पूरे खंड में हमको उपखंड 1, उपखंड 2, उपखंड 3 और उपखंड 4 इन चारों का रिलेशनशिप आप हमको समझा के बताओ 5 या 10 मिनट में। कहोगे कैसे संभव है, तो अब मैं विजुअलाइज करूंगा, आप लोग कोशिश करोगे, आप लोग बताओगे हाँ हम सक्षम हैं करने में। दूसरा कि फिर मैं खंड 1 में धीरे धीरे कहूंगा आप खंड 2 को खंड 1 से जोड़ो। फिर हम खंड 3 करेंगे तो उसमें 4 उपखंड होंगे, तो वो 4 उपखंड होंगे, तब कहेंगे खंड 2 और 3 एक ही डायग्राम में मैं खंड 2 और खंड 3 को लपेट लूंगा। फिर खंड 3 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो खंड 4 आपका होगा 2 वर्ल्ड वॉर के बीच यूरोप, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर आपका खंड 4 समाप्त होगा। तो एक खंड 5 बनेगा जो आगे का बचा हुआ पार्ट, जैसे उपनिवेश मुक्ति है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये सब तरह का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ संगठन है वो बनेगा। और एक खंड हमें जरूरत नहीं, हमारा तो 5वें खंड पर ही समाप्त हो रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन एक जो मेरी इच्छा है कि तुम लोगों को कॉन्टेम्पररी पर लाकर छोड़ू, इसलिए एक खंड में अपनी तरफ से बनाऊंगा जो सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे पार्ट फर्स्ट मैंने पीछे समझाने के लिए कहा, उसी तरह पार्ट लास्ट हम हमको आगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और दुनिया को वर्तमान युग तक लाकर मैं छोड़ दूंगा। और उम्मीद करूंगा कि अब जीएस में आप लोग फास्ट हो गए, मैं यही उम्मीद करूंगा, और मुझे लगता है कि आप लोग उसको कर पाओगे। तो राजा के राष्ट्रवाद का क्रमिक रूप में जनता के राष्ट्रवाद के रूप में संक्रमण वो पश्चिमी यूरोप में होगा। और पश्चिमी यूरोप में इसलिए होगा क्योंकि वहां के जो देखो, अब राष्ट्र बनने के लिए क्या चाहिए, नागरिकों में एक होने का भाव चाहिए। और नागरिकों में एक होने का भाव कैसे आता है पता है आपको, जब आप जो सरकार है उस सभी को बराबर के स्तर पर ला देता है, सभी विशेषाधिकार समाप्त करके और सभी के लिए विकास का रास्ता खोल देता है। तो पश्चिमी यूरोप के देशों ने धीरे धीरे यही किया। एक तो पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ है कि आकार में भी बड़े नहीं थे, विविधता कम थी, और दूसरा है कि इन्होंने धीरे धीरे मतलब सभी लोगों को समान अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी बातों के करके नए संविधान लाकर, मताधिकार देकर धीरे धीरे लोगों को अपने बराबर के मतलब सभी को एक राष्ट्र की भावना से जोड़ दिया। तो ये तो बड़े स्मूथली आधुनिक राष्ट्र में परिवर्तित हो गए। तो एक तो ये है यूरोप पर प्रभाव, और दूसरा प्रभाव देखते हो कि इटली एवं जर्मनी जैसे विभाजित क्षेत्रों का एकीकरण। और तीसरा प्रभाव होगा ओटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य। ऑस्ट्रिया के साम्राज्य का एक दूसरा नाम है हैब्सबर्ग साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूसी साम्राज्य पर विघटनकारी प्रभाव। अब इस पर विघटनकारी प्रभाव है क्योंकि अब क्यों है इसकी प्रक्रिया तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी प्रक्रिया समझाऊंगा तो फिर हमें ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पहले पार्ट 2 करने के बाद हम पार्ट 3 में आएंगे।
अगर हम पार्ट 3 का काम समझाने लगेंगे तो उधर मेरा उलझाव ज्यादा हो जाएगा, तो पार्ट 2 आपको नहीं बता पाएंगे, तो पार्ट 2 हमें बताने दीजिए। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो पुराने साम्राज्य है उनकी समस्या अलग थी। उनकी समस्या थी कि उनके ऊपर जैसे राष्ट्रवाद जैसे कोई भी चीज है वो कहीं किसी के लिए औषधि का काम करती है, किसी के लिए जहर का काम करती है। तो जहां इटली और जर्मनी जैसे विभाजित क्षेत्रों के लिए औषधि का काम कर रही थी, वहीं ऑटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूसी साम्राज्य पर विघटनकारी प्रभाव की भूमिका निभा रही थी। दैट वॉज प्रोड्यूसिंग द डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन हैब्सबर्ग एम्पायर, रशियन एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर। हालांकि ऑटोमन एम्पायर तो 19वीं सेंचुरी से लेकर अर्ली 20वीं सेंचुरी तक टूट गया, लेकिन जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हैब्सबर्ग साम्राज्य वॉर युद्ध हार जाएगा तो हैब्सबर्ग साम्राज्य को यूरोपीय शक्तियां मिलकर बांट लेंगे, और जो रूसी साम्राज्य है, रूसी साम्राज्य अपने आप को बचाता रहेगा। 1991 में, 1991 में आप देखेंगे 1991 में चलकर वह अंत में विभाजित हो जाएगा 1991 में, जब सोवियत रूस का विघटन होगा। वो आगे देखोगे तो 3 यूरोप पर वही राष्ट्रवाद अलग अलग प्रभाव छोड़ेगा, और उदारवाद की तुलना में राष्ट्रवाद का प्रभाव कहीं ज्यादा 19वीं सेंचुरी के यूरोप पर होगा। अब देखिए, अब यहां से हम आपको ले चलते हैं इटली के एकीकरण पर। इटली के एकीकरण में बैकग्राउंड में कई तरह का समझा चुका हूं, आगे हम जाएंगे। पहले मैं समझा चुका हूं कि इटालियन क्षेत्र में जब नेपोलियन ने कब्जा किया तो फ्रांसीसी संस्थाओं, तो नेपोलियन के द्वारा इटली में कुछ सुधार किए गए, और फ्रांसीसी संस्थाओं के संपर्क में इटली में राष्ट्रवाद की चेतना आने लगी। और एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तो पहले ही इटली में बनी हुई थी, आपको पता है, क्योंकि इटली रोमन साम्राज्य का केंद्रीय क्षेत्र रहा था। तो कहीं ना कहीं इटली में यह भाव यह था कि हां, हमें राष्ट्र बनना है। लेकिन यह फ्रांस की क्रांति के प्रभाव स्वरूप ये चीज आ गई। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जिस समय नेपोलियन का एग्जिट हुआ उसी समय वियना कांग्रेस सक्रिय हो गई, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना को तो कुचलना था। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि इटली को 7 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य था पिडमोंट सार्डिनिया। वही वियना कांग्रेस ने शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए पिडमोंट को जिनेवा और सार्डिनिया का क्षेत्र दिया था। तो ये सबसे मजबूत राष्ट्र था, मैंने बताया। और फिर इटली से आपको मैंने बताया है, आपको उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं, उतना तो आपको सिर्फ अब 7 भागों में बांट दिया गया, इतना याद रखो। अब जगह का नाम याद रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं उतना लोड नहीं देना चाहता हूं। और जीएस में क्वेश्चन की मांग भी ऐसी नहीं होगी कि आपको इनके क्षेत्र का नाम लिखना पड़े और परीक्षा 1 तक ले जाना। वाकई में देखो, मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य होता है, मैं उतना ही अपने बच्चों को दिमाग पर लोड देना चाहता हूं जितना परीक्षा होने वो ले जाए। बाकी मेरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस से आपका काम चले और कम से कम फैक्ट्स की आवश्यकता पड़े राइटिंग में, क्योंकि फैक्ट्स इतना छलिया होता है कि याद नहीं रहता है। और फैक्ट बेस्ड जो पढ़ाई जो करेंगे वो तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में औंधे मुंह गिरेंगे, यूपीएससी चाहे स्टेट सर्विसेज हो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना। तो मतलब सारे जीएस हैं, ऑप्शनल हैं, तो इतने सारे फैक्ट्स आप कैसे याद रखोगे। तो आपकी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एक इंटीग्रेशन होता रहे, समझदारी आती रहे और कम से कम फैक्ट से काम चलाए। ये 7 पार्ट में उनको बांटा। लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया था। परमा, मोडेना और टस्कनी में हैब्सबर्ग वंश के शासक को स्थापित कर दिया था। मध्यवर्ती इटालियन क्षेत्र पोप को दे दिया था। और दक्षिण में जो नेपुस और सिसिली है उस पर बुर्बो वंश का शासन स्थापित कर दिया था। उतना आपको नहीं याद रहेगा और मैं कष्ट भी नहीं दूंगा। आपको यह याद रखो कि वियना कांग्रेस ने इसको 7 भाग में, वियना कांग्रेस इसे 7 भाग में बांट दिया, 7 भाग में विभाजित किया। और बड़े गर्व से कहा था प्रिंस मेटरनिक ने, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, कि हाँ,
यह अब केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर रह जाएगा। अब देखिए, इसके बाद इटली अपना एकीकरण का लक्ष्य इटालियन राष्ट्रवादी नहीं भूलेंगे और 1820 के दशक में 1820 के विद्रोह के समय, दशक के विद्रोह के समय, 1830 की क्रांतियों के समय, 1848 की क्रांतियों के समय एक बार फिर इन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की मांग उठी। फिर एक बार इन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की मांग उठी। आई हैव टू इन्फॉर्म यू, 1848 तक तो राष्ट्रवाद की मांग उठी। या तो 1848 आप देखोगे कि 1820 के दशक में मांग उठी, 1830 की क्रांति के समय, 1848 की क्रांति के समय। तो ये तो तय हो गया था कि भाई इटालियन राष्ट्रवादी एकीकरण से कम पर नहीं मानेंगे। लेकिन मुद्दा क्या था? मुद्दा 3 था। चुनौती क्या थी? कि एकीकरण का स्वरूप क्या हो, स्वरूप क्या हो, तथा एकीकरण किसके अंतर्गत हो, किसके नेतृत्व में हो। किसके नेतृत्व में हो, यह बहुत बड़ा मुद्दा था, आप याद करिए। अब देखो, इसमें 3 विचार थे। एक विचार था गणतंत्र के नेतृत्व में, मतलब ये विचार था, ये था मेजनी। मेजनी इटालियन एकीकरण का एक चिंतक था और मेजनी ही भविष्य दृष्टा था। वह, उसको आप कह सकते हो, वो एकीकरण की आंखें था। मतलब उसने एकीकरण की अवधारणा रखी थी, मेजनी ने इसको प्रोत्साहन दिया था। तो मेजनी का कहना था कि देखिए, इटली रोमन साम्राज्य के समय से ही गणतंत्र रहा है और इटली की संस्कृति गणतंत्रवादी संस्कृति रही है, इसलिए इटली को गणतंत्र बनाना मांगता है। मेजनी ने कोशिश भी की 1830 की क्रांति के समय यंग इटली के माध्यम से उसने गणतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु विफल रहा और ऑस्ट्रिया ने उसके आंदोलन को दबा दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो वहां का गार्जियन था, पता ही है आपको, कांग्रेस ऑफ वियना के में भी एक्टिव था। और फिर मेजनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। दूसरा विचार था, उसको बोलते हैं, वो मानता था, उसको नव गुएल्फवादी बोलते हैं। नव गुएल्फ पोप के लिए आता है शब्द, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, पोप के अंतर्गत हो। अब एक कुछ ऐसे इटालियन राष्ट्रवादी थे, मतलब देखो, ये तय था कि शादी होनी है, विवाद सिर्फ ये था कि किसके साथ। तो दूसरा मुद्दा है पोप के अंतर्गत हो, तो वो विचार कहता था कि पोप के नेतृत्व में एकीकरण हो। और तीसरा विचार था पिडमोंट सार्डिनिया के राजतंत्र के अंतर्गत। के राजतंत्र के अंतर्गत के अधीन ये विचार था। ये कहीं न कहीं पिडमोंट सार्डिनिया और कुछ अन्य क्षेत्र के कुलीन लोग चाह रहे थे कि बेहतर हो कि नेतृत्व पिडमोंट सार्डिनिया का राजतंत्र ही नेतृत्व करे। तो एक कुछ कुलीनों का एक बड़ा वर्ग था जो पिडमोंट सार्डिनिया के अंतर्गत चाहता था। खैर, पोप कोई बहुत बड़ा दावेदार नहीं था, कुछ ही लोग पोप की बात कर रहे थे, ज्यादातर गणतंत्र की बात कर रहे थे। लेकिन गणतंत्र वाले मेजनी विफल हो गया तो बात कमजोर पड़ने लगी, गणतंत्र का विचार थोड़ा कमजोर पड़ गया। पिडमोंट सार्डिनिया का राजतंत्र के प्रति झुकाव राष्ट्रवादियों का बढ़ रहा था। आपको याद है 1848 की क्रांति के समय चार्ल्स एल्बर्ट, मैंने बताया हुआ है, पता नहीं अब नाम याद होगा या नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने ज्यादा नाम आपको देने की कोशिश नहीं की है। तो चार्ल्स एल्बर्ट के अधीन, यू विल जस्ट कम टू नो कि चार्ल्स एल्बर्ट के अधीन इटालियन राष्ट्रवादियों ने सीधा चार्ल्स एल्बर्ट को अपील की और चार्ल्स एल्बर्ट को अपील की और चार्ल्स एल्बर्ट को कहा
कि आप इस एकीकरण का नेतृत्व अपने हाथों में लीजिए। चार्ल्स एल्बर्ट बहुत उत्साहित हुआ, उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को चुनौती दे दी। जिसी समय ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को उसने चुनौती दी तो अभी भी ऑस्ट्रिया का मैच वह नहीं था, तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के हाथों बुरी तरह पराजित हो गया। पराजित होने के बाद वो इतना अपमानित हुआ कि उसने गद्दी अपने पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय अपने पुत्र विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व के पक्ष में त्याग दी कि भाई विक्टर इमैनुअल द्वितीय ही अब देखेगा, और वह गद्दी त्याग कर स्वयं चला गया विक्टर इमैनुअल द्वितीय के पक्ष में। और विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने एक सावधानी यह बरती, चूंकि उसने गलती यह की थी चार्ल्स एल्बर्ट की, सोचा कि हम अपने बल पर ही एकीकरण ले आएंगे, मतलब पिडमोंट सार्डिनिया ऑस्ट्रिया को खदेड़ सकता है अपने बल पर। लेकिन विक्टर इमैनुअल द्वितीय थोड़ा समझदार था, उसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया काउंट काबूर को। उसने काउंट काबूर को अपना प्रधान, मैंने मैटर दिया हुआ है, तो मैटर भी अगर आप पढ़ लोगे तो मेरे क्लास के बाद तो समझ में आ जाएगा। अभी नाम वाम है तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नाम अगर याद रहे तो और सोने में सुहागा, क्योंकि इटली के एकीकरण का प्रोसेस थोड़ा पता हो तो मजा रहेगा, क्योंकि आगे का परिवर्तन भी समझ में आएगा और वर्तमान विश्व भी आपको समझ में आएगा। तो उसने काउंट काबूर को अपना पहले वित्त मंत्री बनाया और फिर प्रधानमंत्री बनाया। तो कहीं ना कहीं पिडमोंट सार्डिनिया को इस बात का एहसास था कि यार हम तो अपमानित हो गए, हमें तो ऑस्ट्रिया ने पराजित कर दिया। इन क्या किया, विक्टर इमैनुअल द्वितीय की सहायता से काउंट काबूर ने पहले अपनी वित्तीय व्यवस्था को आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाए, कृषि के विकास के लिए काम किया, उद्योगों की स्थापना की, और कुछ जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम आदि देशों के साथ व्यापारिक संधियां की, क्योंकि व्यापारिक संधि से इटली मतलब पिडमोंट सार्डिनिया का व्यापार बढ़ेगा। इससे क्या हुआ, पिडमोंट सार्डिनिया की इकोनॉमी पहले से काफी सुदृढ़, काफी अच्छी हो गई। तब उसने सेना का पुनर्गठन किया, एक मजबूत सेना स्थापित की। अब जब मजबूत सेना उसने स्थापित की तो अब पूरी तरह से अब धीरे धीरे वो अपने आप को तैयार कर चुका था कि अब हम ऑस्ट्रिया से लोहा ले सकते हैं। लेकिन काउंट काबूर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था चार्ल्स एल्बर्ट की तरह। चार्ल्स एल्बर्ट ने अकेले दम पर एकीकरण लाना चाहा, तो अकेले दम पर एकीकरण संभव नहीं था, एक बाहरी शक्ति की सहायता चाहिए। तो अब आपको नजर फिराना पड़ेगा बाहरी शक्ति कौन सहायता कर सकता है। तो काउंट काबूर ने नजर फिराया तो लगा कि भाई एक पावर तो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन को भाई आपको कम से कम या इटली का एकीकरण हो या जर्मनी का एकीकरण हो, उसमें हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि ब्रिटेन को कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ है कि शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। दूसरा है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया तो प्रतिपक्षी है, ऑस्ट्रिया को ही तो भगा कर तब आपको एकीकरण करना पड़ेगा, तो दूसरी शक्ति वह है। तीसरी शक्ति रूस, क्रीमिया के युद्ध में, हाँ रूस है, तो अभी रूस है, अभी क्रीमिया का युद्ध नहीं हुआ है। जब काउंट काबूर प्रधानमंत्री हुआ 1852 में, और क्रीमिया का युद्ध हुआ 1856 में, ये प्रधानमंत्री हुआ 1852 में। तो रूस है और एक फ्रांस है। तो इसने क्या किया कि काउंट काबूर ने सोचा कि चलो फ्रांस का अगर थोड़ा सा, क्योंकि लुई नेपोलियन तृतीय पावरफुल किंग था, अगर थोड़ा उसका मदद मिल जाती तो अच्छा रहता, और वो इसका नेबर भी था, इटली का पिडमोंट का नेबर भी फ्रांस था। तो जब 1854 में जब क्रीमिया का युद्ध शुरू हुआ, तो क्रीमिया के युद्ध में जबकि ब्रिटेन फ्रांस को कोई सहायता नहीं चाहिए तो अपने दम पर लड़ने में सक्षम थे, लेकिन उसने 15,000 की एक सेना ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में भेज दी। उसका परिणाम यह हुआ कि इसको जब क्रीमिया का युद्ध समाप्त हुआ तो पेरिस में संधि हुई 1856 में। तो पेरिस की संधि में, वैसे देखो पेरिस की संधि में अब यूरोपीय पावर्स को ही केवल निमंत्रण मिलता, और पावर्स में तो कहीं था नहीं। ब्रिटेन और फ्रांस थे तो विजेता ही थे, और रूस पराजित ही था, तो उन तीनों को तो आना ही था। और ऑस्ट्रिया उस युद्ध में कहीं नहीं था, लेकिन चूंकि वो पावर था यूरोपीय तो उसको भी इन्वाइट किया गया था।
पिडमोंट सार्डिनिया को वह सम्मान प्राप्त नहीं था कि इसको इनवाइट किया जाता, लेकिन चूंकि काउंट काबूर ने 15,000 सेना भेज दी, इसलिए पिडमोंट सार्डिनिया को भी निमंत्रण मिल गया, इससे भी इनविटेशन मिल गया। तो काउंट काबूर पिडमोंट सार्डिनिया का प्रतिनिधित्व करने वहां पहुंचा और वहां उसको दो फायदे काउंट काबूर को हो गए। एक क्या हुआ, काबूर ने एक तो वहां पर इटालियन प्रश्न को उठा दिया कि देखिए इटली में ये ऑस्ट्रिया ज्यादती कर रहा है जो उचित नहीं है, और वो इटली का प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया कि इटली में सुधार होना चाहिए, ऑस्ट्रिया की मनमानी इटली में नहीं चलनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बताऊं कि वो काम थोड़ा गलत कर रहा था, क्योंकि जिस मंच पर जाकर वो बोल रहा था वो मंच दूसरे काम के लिए था, और ऑस्ट्रिया बार बार आपत्ति कर रहा था कि देखो आप इस मुद्दे को यहां मत उठा सकते हो, ये दूसरा मंच है, यहां पर इस तरह की बात उठाना उचित नहीं है। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस सर झुकाकर सुनता रहा, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधि, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस को 15,000 की सेना भेजकर ऑबलाइज कर दिया था। तो एक सफलता तो काबूर को मिल गई कि वह इटली के प्रश्न पर यूरोपीय शक्तियों का ध्यान खींच दिया कि इटली में अब बदलाव आवश्यक है, नंबर 1। और नंबर 2 कि उसने नेपोलियन तृतीय जो वहां का फ्रांस का शासक था और पेरिस में ही वो गया था, तो नेपोलियन तृतीय के साथ उसका व्यक्तिगत एक तरह से संबंध कायम हो गए, जिसका फायदा आगे उसको मिलना है। तो खैर चलिए, एक काम तो संपन्न हो गया। तो एक तो क्रीमिया के युद्ध में इसने हिस्सा लिया, दूसरा क्या किया कि चुपके से जाके लुई नेपोलियन तृतीय से कुछ समय के बाद, अभी नहीं, वहां से तो पेरिस से आ गया, तो फिर 2 वर्ष के बाद 1858 में जाकर उसके साथ एक गुप्त संधि कर ली। उस संधि का नाम है पोलम्बियर्स की संधि। पोलम्बियर्स की संधि, और पोलम्बियर्स की संधि में उसने यह कहा कि देखिए ऐसा है, आपको क्षेत्र का नाम याद रखना तो मुश्किल होगा, जैसे ऑस्ट्रिया के अंतर्गत ये लोम्बार्डी का क्षेत्र था और वेनेशिया का क्षेत्र था। तो इसने फ्रांस से चुपके से डील किया कि अगर आप हमें ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध में, अगर हम ऑस्ट्रिया को वहां से खदेड़े इटली से, और आप उस युद्ध में हमारी सहायता करोगे, तो क्योंकि लोम्बार्डी वेनेशिया उसको ऑस्ट्रिया से छीनना था, तो बदले में हम आपको नीस और सेवाय का क्षेत्र दे देंगे। तो नीस और सेवाय था, वो पिडमोंट में था और वो फ्रांस के नेबरहुड में था। तो लुई नेपोलियन तृतीय को फायदा यह नजर आया कि अगर नीस और सेवाय का भूभाग इटली से मिल जाता है हमें, तो फ्रांस की जनता बहुत खुश हो जाएगी। आप जानते हो नेपोलियन का भतीजा था, और जब वो सम्राट बना था और फ्रांस की जनता ने उसे सम्राट के रूप में स्वीकार किया था, तो कहीं ना कहीं फ्रांस की जनता यही समझती थी कि भाई ये अपने चाचा के पुराने गौरव को पुनर्जीवित करेगा, और चाचा के गौरव को पुनर्जीवित करने की क्षमता तो उसको थी नहीं। तो सोचा अगर थोड़ी थोड़ी रियायत लेते चलेंगे तो फ्रांस की जनता खुश रहेगी। तो इसने डील मंजूर कर लिया। ये 1858 की बात बता रहा हूं, और नीस और सेवाय कहा कि ठीक है आपको मिल जाएगा। अब युद्ध शुरू कर दिया काबूर ने। पिडमोंट सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ऑस्ट्रिया जब अपनी सेना भेजी तो फ्रांस ने पिडमोंट सार्डिनिया के पक्ष में अपनी सेना भेज दी, और जब वो सेना वहां पहुंच गई तो फ्रांस का जब सहायता मिल गई तो पिडमोंट सार्डिनिया और भी ताकतवर हो गया। उसने ऑस्ट्रिया को कई युद्धों में पराजित कर दिया। अब पिडमोंट सार्डिनिया दोनों भूभाग लोम्बार्डी और वेनेशिया छीनने की कगार पर था, तभी अचानक लुई नेपोलियन तृतीय ने युद्ध से बाहर निकल गया, छोड़ दिया बीच में युद्ध को, और ऑस्ट्रिया से जाके पृथक समझौता कर लिया। काउंट काबूर को बहुत धक्का पहुंचा कि भाई तो बहुत दगाबाज साथी मित्र निकला। तो खैर उसने उसी के साथ ऑस्ट्रिया के साथ समझौता तो कर लिया, लेकिन इतना काम किया कि बीच में पंचायत करके वही लुई नेपोलियन तृतीय लोम्बार्डी का जो क्षेत्र था, लोम्बार्डी वेनेशिया 2 क्षेत्र था ऑस्ट्रिया के पास, तो वेनेशिया को रहने दिया, लेकिन लोम्बार्डी उसे छीनकर और पिडमोंट सार्डिनिया को दिलवा दिया। इससे क्या हुआ कि एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम हो गया, क्योंकि लोम्बार्डी और पिडमोंट सार्डिनिया के साथ मिल गया। ये तो आपको याद है कि वियना व्यवस्था की अवहेलना थी, क्योंकि वियना कांग्रेस ने लोम्बार्डी वेनेशिया दिया था ऑस्ट्रिया के अधीन, उसमें से लोम्बार्डी छीनकर, और अब मिल रहा है फिर पिडमोंट सार्डिनिया को। तो वियना व्यवस्था क्या तो विघटन है। जिस समय लोम्बार्डी का विलय हुआ पिडमोंट सार्डिनिया के साथ, तो इटालियन राष्ट्रवादियों में फिर जोश आ गया।
और पर्मा मोडेना टस्कनी जो मध्यवर्ती इटालियन क्षेत्र है, आप लोगों को नहीं दिखेगा मैप पर, पर्मा मोडेना टस्कनी जो मैप है उस पर देखिएगा तो मिल जाएगा। वहां पर एकीकरण के पक्ष में जन आंदोलन शुरू हो गया। जब जन आंदोलन शुरू हो गया तब अब काबुल को लगता था कि आहा, जन आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन अपने बल पर हम कैसे करें, तो दूसरा देश है, दूसरा क्षेत्र है। अगर कोई यूरोपीय शक्ति यहां जनमत संग्रह करवा देता तो जनमत संग्रह अवश्य यह निर्णय लेता, जनमत संग्रह अवश्य निर्णय लेता कि हमारा विलय पिनमोंट सार्डिनिया के साथ हो जाए। तो इस जनमत संग्रह के आधार पर वैध तरीके से पर्मा मोडेना और टस्कनी का भी विलय हो जाता पिनमोंट सार्डिनिया के साथ। लेकिन कौन यूरोपीय शक्ति ऐसा करेगा? ब्रिटेन तो हेल्प नहीं करेगा, रूस तो वो ऑस्ट्रिया तो नाराजी बैठा हुआ है। रूस को क्रीमिया के युद्ध में उसके विरुद्ध सेना भेज दी थी और वैसे भी रूस यूरोपीय राजनीति से भी पृथक चल रहा था। और प्रशा अभी तक एकीकरण के पक्ष में प्रशा भी सहायता नहीं करता। तो बड़ा वो अपने आप को सोचा कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, एक ही शक्ति सहायता हमारी कर सकता है, वो है फ्रांस। तो फिर वह लुई नेपोलियन तृतीय के पास गया। हालांकि तो दगाबाज मित्र निकला था, लेकिन पॉलिटिक्स में तो आप जानते हो कोई अस्थाई शत्रु और अस्थाई मित्र तो होता नहीं है। और आपको याद होगा कि निस और सेवाएं देने का जो वादा किया था, रिश्वत देने का, लुई नेपोलियन तृतीय को अभी तक उसको दिया नहीं था, क्योंकि बीच में युद्ध को छोड़ दिया था। तो फिर इसके मन में योजना आई और यह गया काउंट काबूल और जाके लुई नेपोलियन तृतीय को कहा कि अगर आप इन तीनों राज्यों में जनमत संग्रह करवा देते बीच में हस्तक्षेप करके, तो निस और सेवाएं का ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है, वो ट्रांसफर हम आपको कर देते। फिर लुई नेपोलियन तृतीय लालच में आ गया, उसने तुरंत जाके जनमत संग्रह, वो तो पावर था यूरोपीय, कहा कि भाई जनमत संग्रह होगा, लोग चाहते हैं। तो जनमत संग्रह हुआ 1859 में और पर्मा मोडेना और टस्कनी इन तीनों का विलय पिनमोंट सार्डिनिया के साथ हो गया। और ये सही है कि फिर काबूल ने निस और सेवाएं ट्रांसफर कर दिया फ्रांस को, डील हो गया। अब यहां तक विलय हो चुका है। अब इसके बाद काउंट काबूल वहीं रुकना चाहता था कि अब इससे दक्षिण हम नहीं जाएंगे, क्योंकि दक्षिण में सबसे उसको चिंता हो रही थी। जो येलो आपको दिख रहा है ना, येलो पार्ट इधर दक्षिण में, ये है, यहां से लेके ये है नेपुस, ये है सिसिली, यहां पर बुर्बो वंश का शासन है। तो यहां पर गणतंत्रवाद का गढ़ था। तो इसलिए काबूल दो कारणों से पीछे हट रहा था। एक तो उसको लग रहा था कि दक्षिण में जाऊंगा तो यूरोपीय शक्तियां हस्तक्षेप करेगी, फिर पोप का क्षेत्र क्रॉस करना होगा, हमें फ्रांस भी साथ नहीं देगा, कोई पावर साथ नहीं देगा, और फिर हम हो सकता है इंटरनेशनल बैकलॉस ऐसा हो जाए, हमारे विरुद्ध ऐसी प्रतिक्रिया हो जाए कि लेने के देने पड़ जाएंगे। और दूसरा उसको डर होता जो गणतंत्रवादी दक्षिण में बैठे हुए हैं नेपुस और सिसिली में, अगर उनका एकीकरण करेंगे तो गणतंत्रवादी जोर करेंगे कि इटली को गणतंत्र बनाइए। तो एक्चुअली देखो, ध्यान ये है, यह तो पिनमोंट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था, तो ये पिनमोंट सार्डिनिया के राजतंत्र का हित देख रहा था। तो इसको लगता था कि अगर गणतंत्र इसको बना दिया जाएगा तब तो पिनमोंट सार्डिनिया का जो राजतंत्र है उसको बड़ी क्षति हो जाएगी, बहुत हानि हो जाएगी। तो उसने इस बात से वह डर गया। वो पिनमोंट सार्डिनिया को गणतंत्र नहीं बनाना चाहता था, वो चाहता था राजतंत्र मजबूत रहे, इसलिए उसने नेपोस सिसिली की तरफ जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन एक और राष्ट्रवादी था जो यहां तक रुकने के लिए तैयार नहीं था। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वो था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी, देखो गैरीबाल्डी था मैजिनी का शिष्य। जस्ट 1 मिनट। गैरीबाल्डी था मैजिनी का शिष्य, तो था तो पक्का गणतंत्रवादी गैरीबाल्डी। लेकिन
गैरिबाल्डी मैजनी की तरह अव्यावहारिक नहीं था। जैसे मैजनी का कहना था कि इटली होगा तो गणतंत्रवाद होगा या फिर नहीं एकीकरण हो, ये चलेगा, लेकिन हम राजतंत्र के साथ समझौता नहीं करेंगे। गैरिबाल्डी मैजनी से इस रूप में अलग था कि गैरिबाल्डी का मानना था कि देखिए, एकीकरण होना चाहिए, अगर गणतंत्र हो तो बहुत अच्छा, अगर गणतंत्र नहीं हो तो फिर राजतंत्र के अंतर्गत ही सही। तो जब उसने देखा कि भाई गणतंत्र के अंतर्गत एकीकरण होना मुश्किल है, तब उसने अपने आप को पिडमोंट सार्डिनिया के राजतंत्र से जोड़ लिया और अब राजतंत्र के लिए ही काम करने लगा। तो वो अब इस बात के लिए सहमत नहीं था कि एकीकरण सिर्फ उत्तरी इटली तक ही हो और दक्षिण ना जाए। तो अपने 1000 चुने हुए कार्यकर्ताओं के साथ वो दक्षिण की तरफ कूच कर गया। और जिस समय गैरिबाल्डी पहुंचा और लोगों से अपील की, तो लोगों में इतना उत्साह था एकीकरण के पक्ष में कि नेपुस और सिसिली में जन आंदोलन छिड़ गया। और जब वहां जन आंदोलन छिड़ा तो वहां का शासक था बुर्बो वंश का शासक। तो बुर्बो वंश का शासक गद्दी छोड़कर भाग गया। गद्दी छोड़कर भागा तो उस पर गैरिबाल्डी ने कब्जा कर लिया और उसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नाम पर अपने को, माने विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नाम पर अपने को नेपुस और सिसिली का तानाशाह घोषित कर दिया कि हम विक्टर इमैनुअल द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर हम हैं स्थापित, यानी केयर टेकर है। अब काउंट काबूर के साथ मजबूरी हो गई। उसने देखा कि अरे तो नेपुस और सिसिली में जाके वहां पर वहां का तानाशाह बन बैठा। अब अगर उसको लगता था कहीं ऐसा ना हो कि सिरफिरा गणतंत्रवादी है, कहीं नेपुस और सिसिली को गणतंत्र ना बना ले, तब उसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय को, 1859 की ही घटना है, 1859 में ही विक्टर इमैनुअल द्वितीय को उसने समझाया कि ऐसा है कि आप जाइए और जाकर गैरिबाल्डी से वो भूभाग का चार्ज ले लीजिए, नहीं तो पता नहीं कहीं वो गणतंत्र न घोषित कर दे। और जब आप जा ही रहे तो रास्ते में पोप का क्षेत्र मिलेगा, पोप का क्षेत्र माने मध्यवर्ती में पोप का है, उसको भी पर कब्जा करते हुए निकल जाइए। मैंने वो भी कहा कि आप जोखिम लीजिए, क्योंकि अब नेपुस सिसिली पर अब कैसे कब्जा बना पाएंगे जब तक पोप के क्षेत्र पर नहीं। अब विक्टर इमैनुअल द्वितीय गया वास्तव में सेना लेकर पोप के क्षेत्र पर कब्जा करते हुए। तो अब पोप केवल रह गया रोम पर, तो रोम का भूभाग उसको नहीं मिला। रोम यही है माय स्टूडेंट्स, यही रोम है। रोम का भूभाग नहीं मिला, रोम में पोप बैठा रहा और रोम में ही वेटिकन सिटी। अब तो पोप केवल वेटिकन सिटी में है। जब जैसे रोम में जाओगे, रोम से आगे थोड़ा वेटिकन सिटी है और रोम से तो बेदखल हो गया। रोम तो बाद में इटली का मुख्यालय बन गया और वेटिकन, लेकिन वो बना है 1870 में, मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि रोम इटली को नहीं मिला, उस पर पोप बैठा हुआ है और इस भूभाग पर उसने कब्जा कर लिया फिर विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने। और इधर जब पहुंचा वो दक्षिण, तो गैरिबाल्डी बड़ा ही समर्पित देशभक्त था। उसने दोनों क्षेत्र स्वेच्छा से विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सुपुर्द कर दिया और एक बोरे बीज अपने हाथ में लेकर यहां से चला गया अपने गांव खेती कराने। उसको बाकी राजनीति से कोई मतलब नहीं था, कोई एकीकरण चाहता था, उसका लक्ष्य पूरा। तो मैं स्टूडेंट्स, इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा हुआ। अब दो क्षेत्र बच गया है, एक वेनेशिया जो अभी ऑस्ट्रिया के अधीन है, दूसरा है रोम। 1859 में इतना होने के बाद एकीकरण लगभग पूरा हो गया था। उसके बाद काउंट काबूर का डेथ हो गया। और अब आगे देखोगे, जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा होगा, तो जर्मनी के एकीकरण के मध्य ही फिर इटली के साथ रोम भी मिले, इटली के साथ वेनेशिया भी आ जाएगा और इटली में रोम भी आ जाएगा। लेकिन वो जर्मनी के एकीकरण के मध्य आएगा। इटली का एकीकरण 1 दशक पहले हुआ है और जर्मनी का एकीकरण 1 दशक बाद। तो रोम और वेनेशिया की कहानी हम जर्मनी के एकीकरण के साथ आपको करेंगे। तो इसमें आप देखोगे मैजनी ने एकीकरण के विषय में सोचा, काउंट काबूर एकीकरण का मस्तिष्क था, तो गैरिबाल्डी उसका तलवार था। और दोनों के प्रयास से एकीकरण संभव हुआ, बल्कि तीनों के प्रयास से। मैजनी ने अवधारणा दी और अगर कहोगे तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय का भी प्रगतिशील नेतृत्व इसमें अपनी भूमिका निभाता है। तो अभी एक बात बताइए, यहां तक आप लोग एकीकरण के मुद्दे को समझ गए या कोई कंफ्यूजन है? मिस्टर अंकुर, मेरे स्टूडेंट से जरा पूछो जल्दी।
क्लियर है। क्लियर है ना? ओके। सो मैं स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को जर्मनी के एकीकरण की तरफ ले चलता हूँ। एक क्वेश्चन ही डाल देता हूँ पहले आप लोगों का। आप लोग बाद में कहते हो कि क्वेश्चन नहीं हुआ। अब समझ लो मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। इटली के एकीकरण में काउंट काबोर एवं गैरीबाल्डी की तुलनात्मक भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। काउंट काबोर और गैरीबाल्डी की तुलनात्मक भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। अब ये बताइए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा? Is this question will be clear? यस। ओके हैं ये लोग? यस। ठीक है। अब देखिए, अब जर्मनी की एकीकरण पर आपको लाते हैं। अब देखिए, जर्मनी के एकीकरण में आप लोगों को इतना तक तो आप लोगों को ऑलरेडी जानकारी है, इतना पता है कि पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्र में छेड़छाड़ कर दिया था। पहले जर्मन 200 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। वेस्टफेलिया की संधि में जर्मनी को नहीं छेड़ा गया था, क्योंकि जर्मनी सोया हुआ बैताल था, सोया हुआ भूत। उस सोए हुए बैताल को कौन जगाएगा? जो जगाएगा वो उसके खौफ का शिकार होगा, क्योंकि यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने बड़ी चालाकी से उसमें छेड़छाड़ की और उसे 16 बड़े राज्यों में परिवर्तित कर दिया था। और पहले वहां पर एक पवित्र रोमन साम्राज्य की जो लाश रखी हुई थी, मतलब पवित्र रोमन साम्राज्य व्यवहार में तो समाप्त हो चुका था, लेकिन औपचारिक रूप में पवित्र रोमन साम्राज्य अभी भी था। तो औपचारिक रूप में उसको 1806 में पवित्र रोमन साम्राज्य को नेपोलियन ने समाप्त कर दिया और उसकी जगह उसने राइन परिसंघ की स्थापना की थी, आपको याद होगा। अब नेपोलियन के इन सुधारों से वियना कांग्रेस डर गई। वियना कांग्रेस को लगा कि यार इसने छेड़छाड़ कर दिया और अब जर्मनी में फिर राष्ट्रवाद की भावना आगे तेजी से फैल जाएगी, तो डर गए। तो कांग्रेस ऑफ वियना ने एक काम किया, उसने इसको जानबूझकर, प्रशा तो एक शक्तिशाली राज्य था जो जर्मन क्षेत्र में ही था, अभी भी तुम देखोगे इसमें प्रशा है। ये जो आपको दिख रहा है बर्लिन और प्रशा, ये प्रशा का राज्य है। प्रशा का ये भूभाग तो था और वियना कांग्रेस ने उसको राइन क्षेत्र में भी ये भूभाग दे दिया और बाकी जो बचा हुआ है जर्मनी है। तो 40% जर्मनी तो प्रशा ही, 40 या 50%, और बाकी जो राज्य हैं वह 38 राज्य थे। तो इस प्रशा को लेकर टोटल 39 भागों में बांट दिया था। वहां पर एक फ्रैंकफर्ट संसद स्थापित कर दी थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जहां सारे राज्यों को प्रतिनिधित्व मिला था। लेकिन ऑस्ट्रिया को उस क्षेत्र का संरक्षक बना दिया गया था ताकि भविष्य में उनमें एकीकरण ना हो। और फिर वहां पर आपको यह देखना है कि ऑस्ट्रिया को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का भी मेंबर बनाया गया था ताकि ऑस्ट्रिया निकट से इस बात को ऑब्जर्व करे कि एकीकरण ना हो। अब मैं स्टूडेंट्स, लेकिन जर्मनी में फिर भी एकीकरण की अवधारणा बल पकड़ने लगी थी, क्योंकि और 1830 की क्रांति के समय, 1848 की क्रांति के समय फिर एकीकरण के पक्ष में, और विशेषकर जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने 1848 में, मैं आपको कहानी बता चुका हूं, याद होगा, मुझे लगता है कि आप नहीं भूले होंगे कि 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के सदस्यों ने संयुक्त जर्मनी का ताज प्रशा के शासक
फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को सुपुर्द किया था, लेकिन फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने उस ताज को लेने से इनकार कर दिया था शुरू में, और फिर फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने अपनी शर्तों पर एकीकरण का एक प्रारूप रखा था। एरफर्ट में मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रिया ने ऐसी चेतावनी दी कि वो डर कर पीछे हट गया, तो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की बेइज्जती हो गई, और फिर उसने अपने पुत्र के योग्य पुत्र के पक्ष में गद्दी त्याग दी। वह पुत्र था विलियम प्रथम। अब आगे जैसे लगता है कि इटली और जर्मनी की एकीकरण की कहानी एक तरह की दिख रही है, हालांकि फर्क है दोनों में। एक तो दोनों में 1 दशक का कालांतराल है। इटली की एकीकरण की प्रक्रिया 1 दशक पहले शुरू हुई और जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया 1 दशक बाद। इटली और जर्मनी में आपको कई बातों में समानता दिखेगी। आगे आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फासीवाद का विकास भी इटली और जर्मनी में सबसे पहले देखोगे, लेकिन वहां भी 1 दशक का फासला होगा। 1 दशक का पहले इटली में होता है, फिर जर्मनी में होता है। तो मैं आपको वैसे जर्मनी के एकीकरण की जब बात हो तो आप 3 कारक को केवल ध्यान में रखना। जर्मनी के एकीकरण में एक से अधिक कारकों की भूमिका। देखिए, पहला कारक इसमें है जर्मनी के एकीकरण में, जिसको आप कहोगे वैचारिक मतलब वैचारिक विचारधारा, यानी वैचारिक सांस्कृतिक कारक। अब वैचारिक सांस्कृतिक कारक में किसका नाम कहोगे पता है? वैचारिक सांस्कृतिक कारक में जर्मन चिंतक। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे जर्मन चिंतक में कौन है, तो जॉन हर्डर, फिक्टे, हीगेल। अब जैसे वैचारिक सांस्कृतिक कारक, जो वैचारिक सांस्कृतिक कारक है उसमें जर्मन चिंतकों की भूमिका है। देखो, चिंतक है बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो चिंतक हैं वह सोचते हैं और माहौल निर्मित करते हैं, लोगों में स्वप्न जगाते हैं। जैसे आप आईएएस होना चाहते हो तो पहले किसी ने आपके अंदर में एक स्वप्न जगाया होगा कि हमें आईएएस बनना है, भारत के सबसे बड़े एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं। तो आपको कब यह प्रेरणा मिली, किससे प्रेरणा मिली, वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक बार आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो तभी तो आप उसके लिए आप अपना रात दिन एक कर रहे हो, कितना कठिन परिश्रम कर रहे हो। लेकिन ये सब करने से पहली प्रक्रिया होती है लक्ष्य निर्धारित करना, कि आपने लक्ष्य कैसे निर्धारित किया और किसकी प्रेरणा से किया। ये जो वैचारिक सांस्कृतिक कारक है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कारक। जर्मन चिंतक जॉन हर्डर, फिक्टे, हीगेल, मतलब उन्होंने एक तरह से राष्ट्रवाद की चेतना को प्रोत्साहन दिया, जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद की आकांक्षा पैदा की। और जर्मन क्षेत्र विभाजित क्षेत्र है, लेकिन भले ही भूभाग विभाजित है, लेकिन लोगों का दिल में एकता पैदा करने का काम जर्मन चिंतकों ने कर दिया। दूसरा तुम देखते हो जो आपको मिलता है वो है आर्थिक औद्योगिक कारक। अब आर्थिक औद्योगिक कारक मतलब हुआ औद्योगिकरण की भूमिका। औद्योगिकरण की भूमिका क्या हो? देखो, एक्चुअली पहले जैसे आपको यहां मानचित्र पर एक चीज तो आपने देखा कि राइनलैंड का क्षेत्र फ्रांस के बगल में, ये क्षेत्र जर्मनी को मिल गया। बदले में जर्मनी ने थोड़ा सा पोलिश भूभाग जो है वो पोलैंड को दे दिया, थोड़ा पोल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, मतलब एडजस्टमेंट थोड़ा सा किया था। ये जो क्षेत्र है जहां पर आप देखते हो कोलोन का है, ट्रायर है, ये सब जो राइनलैंड का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में लोहे और कोयले का उत्पादन होता था। तो उसका सीधा फायदा प्रशा को मिला, वहां पर लोहे कोयले उपलब्ध हुआ तो वहां औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई।
और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले प्रशा में शुरू हुई, फिर आगे बाकी क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति होने लगी। जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो बाकी जो जर्मन राज्य हैं वो प्रशा की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि प्रशा ज्यादा डेवलप्ड है। तो उनको लगता था कि प्रशा के साथ अगर हमारा एकीकरण हो जाता है तो हम भी बहुत मतलब डेवलप्ड हो जाएंगे प्रशा की तरह। तो कुछ न कुछ प्रशा की आर्थिक सफलता थी, उसकी जो औद्योगिक सफलता थी वह भी जर्मन राज्यों को आकर्षित कर रही थी। नंबर एक ये भी कारण था। और फिर 1834 में आपको अध्ययन सामग्री में मिल गया होगा, 1834 में एक चुंगी संघ बन गया। वो चुंगी संघ में क्या है कि जो बाकी जर्मन राज्य हैं वो जर्मन राज्यों का, जो बाकी जर्मन राज्य है उन जर्मन राज्यों का आर्थिक एकीकरण, यानी आप कह सकते हो आर्थिक एकीकरण प्रशा के साथ हो गया। वो जर्मन राज्य एक प्रशा के साथ अपने आर्थिक एकीकरण में बंध गए। तो ये दो कारक तो सॉलिड है जो एकीकरण का आधार तैयार किया है। लेकिन इसमें जो निर्णायक कारक है वो निभाएगा जिसे हम कहते हैं सैनिक कूटनीतिक कारक, यानी सैनिक कूटनीतिक कारक। यहीं पर बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर बनाया था विलियम प्रथम ने, जैसे विक्टर इमैनुअल तृतीय ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था पिडमोंट सार्डिनिया का, जर्मनी का नहीं, सॉरी गलत बोल गए, प्रशा का। अभी जर्मनी कहां आया है, अभी तो प्रशा और जर्मन राज्य अलग अलग है। तो बिस्मार्क को 1862 में प्रशा का चांसलर में प्रधानमंत्री बनाया था। वही जो शासक विलियम प्रथम था जिसके बारे में मैंने बताया, जो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ का उत्तराधिकारी बना था, वही विलियम प्रथम ने उसको प्रशा का चांसलर बनाया। और प्रशा का चांसलर बनने के बाद सबसे पहले उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया। सेना को इसलिए पुनर्गठित किया कि कहीं ना कहीं प्रशा के मन में भी वही दर्द था कि भाई ऑस्ट्रिया के शासक से हमें अपमानित होना पड़ा था, ऑस्ट्रिया ने हमें अपमानित किया था और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को पीछे हटना पड़ा था। तो पहले उसने अपनी सेना को ताकतवर बनाया। और मैं आपको बताऊं कि बिस्मार्क ने सेना को इतना ताकतवर बना दिया था, सेना वायुसेना नहीं या जल सेना नहीं, जैसे नेवी सबसे तगड़ा अगर ब्रिटेन का था वर्ल्ड में, तो यूरोप में सबसे सशक्त सेना प्रशा की थी और बाद में एकीकरण के बाद जर्मनी की हो गई। जर्मन सेना का दृष्टांत दिया जाता था। जैसे हमें याद है कि भारत जब आजादी की मांग कर रहा था तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि अगर भारत आजाद होगा तो अपनी एकता और अखंडता को वो कैसे बनाए रख सकेगा, उसको अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश नौकरशाही और जर्मन सेना की आवश्यकता होगी। इतना जर्मन सेना इलस्ट्रियस था जो बनाया था। पहले पूरी सैनिक तैयारी कर ली। अब उसके बाद वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। तो अगर एकीकरण करना है तो उसको भी टटोलना पड़ेगा, भाई इस एकीकरण में कौन हमारा साथ देगा। तो टोटल 5 पावर हैं। तो प्रशा, उसके साथ प्रशा तो खुद ही है, ऑस्ट्रिया दूसरा पावर है, तो उसके बाद बच जाता है 3, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो रूस तो अभी यूरोपीय राजनीति से बाहर है, लेकिन रूस को भी उसने अच्छे ह्यूमर में रखा हुआ था क्योंकि रूस में वो राजदूत रह चुका था। तो रूस के शासक से उसकी व्यक्तिगत दोस्ती भी थी, तो रूस का तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आता, रूस इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। ब्रिटेन से उसको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ब्रिटेन कभी भी एकीकरण को पसंद नहीं करता, उसको लगता कि यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन एक शासक से उसको रजामंदी मिलना आवश्यक था और वह शासक था लुई नेपोलियन तृतीय। लेकिन फर्क है, जो काबूल है वह लुई नेपोलियन तृतीय से सक्रिय सहायता चाहता था, परंतु बिस्मार्क लुई नेपोलियन तृतीय से सक्रिय सहायता नहीं चाहता था। वो जानता था कि लुई नेपोलियन तृतीय से हमको एक्टिव सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि पिडमोंट सार्डिनिया एक कमजोर राज्य था, लेकिन प्रशा एक अत्यधिक ताकतवर राज्य था। तो प्रशा को इस बात का, लुई नेपोलियन तृतीय से प्रशा को कोई भी प्रकार की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। और
वह अपने बल पर एकीकरण को लाने में लुई नेपोलियन तृतीय सक्षम था। दैट इज मेकिंग हिम द मोर पावरफुल। तो सॉरी, बिस्मार्क अपने बल पर एकीकरण लाने में सक्षम था, उसको केवल लुई नेपोलियन तृतीय की निष्पक्षता चाहिए थी, लुई नेपोलियन तृतीय का सक्रिय सहयोग नहीं चाहिए था। अब कैसे वह लुई नेपोलियन तृतीय को मैनिपुलेट करेगा? काबूर ने भी अपने ढंग से मैनिपुलेट किया है और बिस्मार्क ने भी अपने ढंग से मैनिपुलेट किया। फिर बिस्मार्क किस प्रकार से 2 युद्धों के माध्यम से यह एकीकरण ला देगा, और एक में ऑस्ट्रिया को पराजित करेगा, दूसरे में फ्रांस को, सेडोवा का युद्ध और सेडान का युद्ध। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, आज तो टाइम ओवर हो गया, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा और फिर हम साम्राज्यों का विघटन भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं आगे का थोड़ा सा आपको प्रोग्राम बता दूं कि देखिए, एक्चुअली संडे को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, उसके बाद हमको 3-4 दिन के लिए कहीं निकलना होगा। तो एक तो क्वेश्चन भी प्रीलिम्स का डिस्कस करना होगा, किसी दिन कर लेंगे। अगर हमको मंडे को टाइम मिल गया तो उस दिन, नहीं तो फिर फ्राइडे को कर पाएंगे। अन्यथा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन आपका क्लास नहीं चल पाएगा। उसको फ्राइडे को ही मैं क्लास रिज्यूम करूंगा। तो तब तक 4 दिनों की छुट्टी है, 4 दिनों में आप लोग पढ़ाई करिए और फिर 4 दिनों में हम आते हैं, फ्राइडे को आते हैं, तो आप लोगों की क्लास को रिज्यूम करेंगे और फिर हम लोग फिर आगे बढ़ते रहेंगे। फिनिश करने के बाद ही रुकेंगे। तो आप लोग तब तक रिवीजन करने का मौका मिलेगा, आप लोग रिवाइज करिए और थिंकिंग क्रिएचर जरूर बनिएगा, राइटिंग जरूर करिएगा, इसको नेग्लेक्ट मत करिएगा। नहीं तो मैं आऊँगा तो वहाँ पर आप सबको रिवाइज करके रखिएगा, ऐसा नहीं भूल जाइएगा, फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं इंटीग्रेटेड पढ़ाता हूँ, आप जानते ही हैं। तो मैं आज यहीं रुक रहा हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स। थोड़ा सा तो मैं लॉन्ग लिव ले रहा हूँ, फिर मिलूंगा शीघ्र ही, और गुड नाइट, माय बेस्ट विशेस। थैंक यू।